हेलो एवरीवन, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो रिलीज हो चुका है और उसके साथ ही सक्सेस कर्व के यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ऑफिशियल वेबसाइट digitalbiharboard.com के माध्यम से हम लगातार आप तक सॉल्यूशन पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 2021 का जो मॉडल पेपर है जीव विज्ञान से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बारे में। तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2021 का जो मॉडल पेपर है इसका पहला प्रश्न जीव विज्ञान का, जिसमें पूछा गया है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है। यानी यहाँ पे हमें यूक्रोमेटिन की विशेषता बतानी है। तो जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन, और बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो यूक्रोमेटिन होता है ये होता क्या है। ठीक है, तो जो गुण सूत्र होते हैं इनमें दो तरह के पाए जाते हैं। एक पाया जाता है हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा है यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं, बेसिकली उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो जो यूक्रोमेटिन है ये होता है जनरली एक्टिव यानी कि ये सक्रिय होता है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये होता है निष्क्रिय। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सही उत्तर होगा। ठीक है, तो पहला यानी कि जो शुरुआत है चैप्टर का, अगर आप पढ़े होंगे 12th का तो वहीं पे दिया हुआ है हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन के बारे में 1 से 2 पॉइंट, और उसी में से ये पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। ठीक है, तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये है उत्तराखंड में, और ये विख्यात है। जो भी दिए हुए ऑप्शन है राइनो, शेर, बाघ, काला बक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है टाइगर, यानी कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये फेमस है टाइगर के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाइब्रिड विगर यानी कि संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। तो जो भी यहाँ पे इवेंट दिए हुए हैं, घटना दी हुई है कि क्रॉसिंग ओवर, होमोजाइगोसिटी, कियस्मा, हेटेरोजाइगोसिटी, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो ये हाइब्रिड विगर है यानी कि संकर शक्ति ये होता क्या है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर उनकी प्रोजेनी हमें पता है कि अधिक प्रबल होती है किसमें, जीव विज्ञानी गुण में, तो यही जो प्रक्रिया है यही होता है हाइब्रिड विगर यानी कि संकर शक्ति। यानी कि जो जनक हैं यानी कि पेरेंट्स हैं, उनके जो प्रोजेनी होते हैं उनका जीव विज्ञानी गुण में अपने जनक यानी कि पेरेंट्स से अधिक प्रबल होना हाइब्रिड विगर कहलाता है। और जो हाइब्रिड विगर होता है ये होता है हेटेरोसिस के कारण, हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ कैरेक्टर्स के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेटेरोजाइगोसिटी यानी कि विषम युग्मता। जितनी ज्यादा विषम युग्मता होगी उतनी ही ज्यादा हाइब्रिड विगर होगा, यानी कि उतनी ही ज्यादा उसके पेरेंट्स के जो प्रोजेनी है प्रबल होंगे जीव विज्ञानी गुण में। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विषम युग्मता। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है कि यहाँ पे पूछ लिया गया अवशेषी अंग। तो ऑप्शन में जाने से पहले हम जानते हैं कि जो अवशेषी अंग हैं ये होते कौन से हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं जो किसी काम के नहीं है, यानी कि पहले तो उनका जरूरत पड़ता था, क्योंकि हम लोग आदि मानव से आज मानव बने हैं, सभ्य सिविलाइज्ड मानव बने हैं। ठीक है, तो उस समय हमें उन अंगों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हम घास फूस यही सब खा के जी लेते थे। अभी फिलहाल हम लोग उसकी पाचन शक्ति नहीं है। तो यहाँ पे जो अवशेषी अंग है उसके बारे में बताना है। ठीक, तो ये यूजलेस हो चुके हैं, यानी कि वर्तमान समय उनका कोई यूज नहीं है, तो उसी को हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो विजडम टीथ हो गया, कॉकिक्स हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, तो ये कुछ ऐसे अंग हैं जो कि अवशेषी अंग कहे जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं अंगूठा, कॉकिक्स, पिना, पेल्विक, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कॉकिक्स यानी कि सेकंड ऑप्शन। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। ठीक है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं रैबिट, ह्यूमन बीइंग, घोड़ा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमें यह समझना है कि हीमोकोरियल प्लेसेंटा अपरा होता क्या है। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा में क्या होता है, जो मैटरनल ब्लड होता है यानी कि मदर का जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है प्लेसेंटा के, यानी कि जो माता का खून होता है, ब्लड होता है, रक्त होता है,
वो अपरा के सीधा जुड़ा होता है, तो इसी को बोलते हैं हिमोकोरियल प्लेसेंटा, हिमोकोरियल अपरा। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो मनुष्य है उनमें ये विशेषता पाई जाती है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। देखिए पॉलिनेशन बहुत तरीके से होते हैं, पुष्प मैंने सेंट से, एयर, वाटर, ये बहुत सारे तरीके हैं पॉलिनेशन के, पराग के, ठीक है। तो परागण के बहुत सारे तरीके हैं और किस माध्यम से हो रहे हैं वो उसी को हम लोग परागणकर्ता बोलते हैं। तो जो गंध से आकर्षित होते हैं जनरली ये जो भी इंसेक्ट हैं उनमें होते हैं। तो यहाँ पे जो शलभ दिया हुआ ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि सेंट ऑफ फ्लावर से नहीं होता है, पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शलभ। अगला प्रश्न है 7वां, जिसमें पूछा गया है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। यानी कि क्वांटिटेटिव ट्रेट के बारे में आपको बताना है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कलर ऑफ आई, आंखों का रंग, बाल का रंग, त्वचा का रंग, नाक का आकार, तो जो त्वचा का रंग है ये है उदाहरण पोलीजीन के, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक जीन पाए जाते हैं। और चूंकि स्किन कलर में बहुत सारी वेरिएशन होती हैं, विशिष्टताएं होती हैं, और इसमें जो क्वांटिटेटिव ट्रेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका स्किन कलर। 8वां प्रश्न है कि वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि कैंसर पैदा करने वाले एजेंट और कारक के बारे में हमें बताना है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्सिनोमा, ऑन्कोजीन, कार्सिनोजेन, मेटास्टेसिस, तो ये मेटास्टेसिस तो कैंसर की प्रॉपर्टी है, बाकी जो कार्सिनोजेन है यही कैंसर पैदा करते हैं कार्सिनोजेनेसिस प्रक्रिया से, ठीक है। प्रक्रिया का नाम है कार्सिनोजेनेसिस, और इसमें कार्सिनोजेन जो होते हैं वही कैंसर पैदा करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। 9वां प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आपको बताने हैं। तो 1, 3, 2, 4, तो हमें पता है कि 2 ही प्रकार होते हैं, डीएनए, आरएनए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न है कि एक परितंत्र में पहला ट्रॉपिक स्तर होता है। द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वही प्रोड्यूसर होते हैं, और वही प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं, यानी कि प्राथमिक उत्पादक। बाकी सब जो आते हैं इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कोशिकीय जीव का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कैंसर का कारण बनने वाले वैसे सेलुलर जीन्स के बारे में, सक्रिय जीन के बारे में, कोशिकीय जीन के बारे में, जो कि कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, ये दोनों के दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो जो 12वां प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। तो जो जीन गन होता है ये जो सूक्ष्म छर्रे होते हैं जिनको माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स बोला जाता है, ये जनरली जीन गन बने होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के। तो ये जो सूक्ष्म छर्रे होते हैं इन्हीं की मदद से ये कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म छर्रों, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। यानी कि फ्लेवर सेवर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है अगर उसको पढ़ा होगा अच्छे से तो ये आप आसानी से कर लेंगे, और इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है। फ्लेवर सेवर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है टोमेटो का, इसका सही उत्तर हो जाएगा टोमेटो, ठीक। न्यूट्रिशियस वैल्यू उसका रिच हो जाता है, यानी कि उसकी पोषकता बढ़ा देता है फ्लेवर सेवर। यहाँ पे हाइब्रिड को मैच करके फ्लेवर सेवर टोमेटो का बना दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है। यानी कि आपको एब्सेंट बताना है कि अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी ऑप्शन दिए हुए 1, लेक, ग्रासलैंड, पॉन्ड, तो इसका सही उत्तर 1 होगा, यानी कि फॉरेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिंगल पेड़ जो होता है वो उस पर बहुत सारे जो जीव होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है और उस पर फीड करते हैं। तो जो बेस होता है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, इसलिए ये जो पिरामिड है इन्वर्टेड हो जाता है। तो अपराइट पिरामिड नहीं पाया जाता है, किसमें अनुपस्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन, यानी कि फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि परितंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है
यानी कि नॉट रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम आपको बताने हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, जल, नाइट्रोजन, ऊर्जा। तो देखिए बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है ये। यहाँ पे सही उत्तर एनर्जी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी फाउंड नॉट क्रिएटेड, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। यानी कि ये न बनाया जा सकता है न इसको मिटाया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है एनर्जी यही रिसाइकल नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित होते रहता है। ठीक है, बाकी सब आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो साइकिल हैं ये रिसाइकल्ड होते रहते हैं नेचर में, इकोसिस्टम में। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है 16वां, जिसमें पूछा गया है शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं। यानी कि स्पर्मेटोजोआ व्हिच आर नॉट इजेकुलेटेड आर रीएब्सॉर्ब्ड इन द, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वृषण कोश, शुक्रवाहक, वासा डिफरेंशिया, इजेकुलेटरी डक्ट। तो जो वास डिफरेंस होता है यहीं पे जो शुक्रवाहक है यहीं पे ये रीएब्सॉर्ब्ड होते हैं। ठीक है, और जो 17वां प्रश्न है इसमें पूछा गया संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एंडोमेसोडर्म, तो ये जो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब मेसोडर्म से डिराइव होते हैं, यानी कि इस परत से बने होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मेसोडर्म। अगला प्रश्न है कि एक्स क्रोमोसोम इज, यानी कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। तो आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम के 4 टाइप होते हैं, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एसिसेंट्रिक। तो यही सब जो टाइप हैं उसी में से आपको बताना है कि कैसा होता है। तो जो मेटासेंट्रिक होता है वैसा होता है, ऐसा इसका सही उत्तर है मेटासेंट्रिक। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेटासेंट्रिक होगा, जैसा कि नाम से पता है कि दोनों के माने मध्य में होता है। ठीक है, जो क्रोमेटिड्स होता है, तो क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम ऐसा ही होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मेटासेंट्रिक। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एलोसोम्स आर नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए अलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम, गुणसूत्र पर सूजन, लिंग गुणसूत्र, काइनेटोकोर। तो ये जो बी और डी ऑप्शन है तो ऐसे ही गलत हो गए, ऑटोसोम्स भी गलत हो गया, लिंग गुणसूत्र होगा क्योंकि इसी में एक्स और वाई क्रोमोसोम लोकेटेड होते हैं एलोसोम्स पे। ठीक है, जो 23वां पेयर होता है अदर देन बाकी सब क्रोमोसोम के अलावा, जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एलोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि एंडोगैमी निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं टेनिया, प्लेनेरिया, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, तो इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मोडियम। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मध्य चक्र निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। तो देखिए 2 तरह की साइकिल होती हैं, ओस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो ओस्ट्रस साइकिल होते हैं यानी कि जो नॉन प्राइमेट वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, और इनमें जो काऊ हो गया, डॉग हो गया, ये सब आते हैं। और बाकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बस इतना याद रखिए कि मंकी, एप और ह्यूमन जो है इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाकी सब में ओस्ट्रस। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं मंकी मैन तो नहीं होंगे, तो काऊ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ दी दिया है तो बहुत सारे बच्चे इसको डी कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे अच्छे से आपको ऑप्शन को पढ़ने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि काऊ। अब 22वां प्रश्न है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी कि नेशनल पार्क रणथंबोर इज लोकेटेड इन। तो ये आपको बताने हैं कि ये कहाँ पे है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, क्योंकि ये राजस्थान में ही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है। यहाँ पे ये समझने वाला क्वेश्चन है। स्थानिक अगर आप समझ गए तो आप इस प्रश्न को कर लेंगे, वैसे भी इसके उदाहरण आपको याद होने चाहिए। तो जो इंडेमिक और स्थानिक पौधे होते हैं किसी विशेष स्थान पे ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं रिक्सिया डिस्कोलर, साइनेकोडॉन, डेक्टोलॉन और मार्केंसिया पोलीमॉर्फा और नेफेंथिस खासियाना। तो यहाँ पे जो आखिरी ऑप्शन है ऑप्शन डी नेफेंथिस खासियाना, ये सही उत्तर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो खासी हिल्स ऑफ मेघालय है वो एक विशेष स्थान है जहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये स्थानिक पौधा हुआ क्योंकि ये विशेष स्थान पे पाया जा रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यूज एज ए वेक्टर इन जीन क्लोनिंग। तो इसका सीधा सा आंसर है, उत्तर है कि प्लाज्मिड, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को काया कल्पित करता है, यानी कि किसकी कोशिकाओं को ट्रांसफॉर्म करता है।
तो यहाँ पे जो टीआई प्लाज्मिड है वो करता है प्लांट्स को, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है क्राउन गैल डिजीज करता है किसमें, पौधों में। तो ये किसको कर देगा, ट्रांसफॉर्म, पौधों को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन श्रृंखला, जो पॉलीमरेज श्रृंखला है अभिक्रिया किसमें उपयोगी है। तो जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं, प्रोटीन संश्लेषण में, डीएनए संश्लेषण में, अमीनो अम्ल संश्लेषण में, डीएनए प्रवर्धन में, तो इसका सही उत्तर होगा डीएनए प्रवर्धन। जैसे कि जेरोक्स किया जाता है एक पेज का 1000 पेज बनाया जाता है, वैसे ही जो डीएनए एम्प्लीफिकेशन है कॉपी बनाया जाता है स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए का, डीएनए के किसी पार्ट का, ठीक है, किसी हिस्से का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉलीमरेज चेन श्रृंखला जो है ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन में उपयोगी है। सही उत्तर ऑप्शन डी। 27वां प्रश्न है कि जो कुकुरबिट्टा के टेंड्रिल हैं तथा बुगेनवेलिया के कांटे क्या हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको बस हमने पिछले वीडियो में बताया था होमोलोगस एनालोगस, और ये उदाहरण भी दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होमोलोगस, यानी कि समजात अंग। यानी कि समजात अंग कहने का मतलब ये है कि ये इनकी उत्पत्ति एक जगह से हुई है, ठीक है, यानी कि उत्पत्ति में एक समान है, कार्य में ये भिन्न है। तो यही होते हैं समजात अंग, ठीक। तो जो कुकुरबिट्टा के टेंड्रिल और बुगेनवेलिया के कांटे हैं ये दोनों एक्साइल से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बाकी इनका फंक्शन जो होता है, कार्य जो होता है, अलग अलग होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन। 28वां प्रश्न है डार्विन फिंचेज शो, यानी कि डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं, ये आपको बताने हैं। तो जो आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन, विकासवाद, तो उसी में दिया हुआ है कि जो डार्विन का फिंचेज है, बहुत बढ़िया डायग्राम दे के समझाया हुआ है कि वो एडाप्टिव रेडिएशन यानी कि अनुकूली विकिरण को दर्शाते हैं, ठीक। बहुत कम समय में ये अनुकूली विकिरण को दर्शाते हैं, ठीक। तो ये होता है, अब सही उत्तर इसका ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न है कि आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी विकासवाद से ही प्रश्न पूछा गया है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। इससे बहुत ही इवोल्यूशन के स्टडी में, विकासवाद के अध्ययन में बहुत ही फायदा मिलता है। इससे पता चलता है कि कब किसका इवोल्यूशन हुआ। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसका सही उत्तर हो जाएगा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक। अगला प्रश्न है कि एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है। यहाँ पे आपको बताने हैं कि डाई हाइब्रिड कंडीशन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा डाई हाइब्रिड कंडीशन। कहने का मतलब यह है कि उसमें दो अलग अलग कंडीशन होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो TTR है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, और जो बी ऑप्शन है ये सही है, और जो सी ऑप्शन है ये गलत है। देखिए एक रिसेसिव दे दिया है पूरा का पूरा, और यहाँ पे चूंकि मेंशन नहीं है तो किससे हम क्या समझेंगे कि इसका कौन सा ट्रेट है, और बाकी डी भी वही हाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। अगला प्रश्न है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, यानी कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो इसका सीधा सा उत्तर है एलील कहा जाता है, ठीक। हेटेरोजाइगस तो होगा नहीं कि इसमें दो अलग अलग होते हैं, ठीक। और सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जीन, संपूरक और पूरक जीन, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो इसका सही उत्तर होगा एलील। अगला प्रश्न है कि जो टेपिटल कोशिका होती है ये क्या दर्शाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे क्वेश्चन प्रश्नों में पूछे जाते हैं। टेपिटल कोशिका का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और इसी में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी, ठीक। इसमें ये माइटोसिस भी होता है, इंडोमाइटोसिस और पॉलीप्लॉइडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भ्रूण कोश किससे बनता है। तो देखिए बहुत आसान है, इसको पहले समझते हैं, ठीक। तो जो भ्रूण कोश होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो जो 4 बनते हैं मेगास्पोर, उसमें से 3 नॉन फंक्शनल होते हैं, एक ही फंक्शनल होता है, ठीक। तो वही जो एक फंक्शनल होता है वही जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड़ बीजाणु यानी कि मेगास्पोर, ठीक। अगला प्रश्न है कि विच वन इज प्रेजेंट, यानी कि स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एंटीकोडॉन, ठीक है। तो यानी कि विरोधी कूट स्थानांतरण में आरएनए पे पाया जाता है, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। ये आपको बताने हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए में जो कन्वर्ट होता है उसी को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड होता है, ठीक। आरएनए डिपेंडेंट
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि जीन ऑफ ओपेरान विच फॉर्म्स द रिप्रेशन प्रोटीन इज कॉल्ड। तो जो जीन ऑफ ओपेरान का एक जीन जो रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है, इसका आपको बताने हैं, तो उसको हम लोग रेगुलेटर जीन बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटर जीन। यही इनहिबिट्स कर देता है प्रोमोटर जीन को, तो यही होता है इसका सही उत्तर रेगुलेटर जीन। अगला प्रश्न है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं कि जो टेटनस द्वारा उत्पन्न विष होते हैं वो किसे अफेक्ट करते हैं। तो जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं जॉ बोन्स, इनवोलेंट्री मसल, वोलेंट्री मसल, दोनों, बोथ बी एंड सी, तो इसका सही उत्तर होगा वोलेंट्री मसल। ठीक है, क्योंकि जो टेटनस होता है ये जो स्किन के कटने उठने से, ये मिट्टी सॉइल वगैरह से ये आ जाता है शरीर में, और ये जो मसल स्पेज्म होता है ये अफेक्ट करता है। तो ये किस में आते हैं, वोलेंट्री मसल में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वैच्छिक मांसपेशियों को। अगला प्रश्न है कि एड्स विषाणु में क्या रहता है। ये देखिए, जो एड्स विषाणु है वो रेट्रोवायरस होते हैं, और जो जितने भी रेट्रोवायरस होते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक कुंडलिनी आरएनए, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया है कि तंबाकू की लत किसके कारण होती है। तो ये जो आपको पता ही होगा, सही उत्तर निकोटीन होगा, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि डोमेस्टिक वास्ट जो घरेलू कचरा होता है किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। तो आप सभी को पता है जो घरेलू कचरा है वो जनरली किचन से आता है, और किचन में क्या होते हैं, वही सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, तो किस में आएंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन में आएंगे, यानी कि जैव निम्नीकरण प्रदूषक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कोलेरा, वाइब्रियो, सैल्मोनेला, टाइफी, इकोलाई, एंटामोeba, हिस्टोलाई, ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये टाइफाइड करता है, और ये कॉलेरा करता है। बाकी जो इकोलाई ही है ये इसका सही उत्तर है, जो कि इंडिकेटर है किसका, प्रदूषण सामान्य का संकेतक जीव है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये सी, यानी कि इकोलाई। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे डक क्या है। देखिए, जो बॉम्बे डक पूछा गया है इसका सही उत्तर होगा कि फिश है। ठीक है, ये डक यूज किया गया है क्योंकि ये बॉम्बे से आता था, और जो डाक होता था उसी को हम लोग अभी मेल बोलते हैं। तो पहले डाक होता था, उसी के माध्यम से आया था, और इसीलिए इसको बॉम्बे डाक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिश। अगला प्रश्न है कि जो लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी रस्में है। ये आपको बताने हैं, चावल, कपास, गेहूं, मक्का, तो ये मक्का के रस्में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जो बैल का वीर्य किसमें संचित होता है, किसमें इसको रखा जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान है, कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है जिसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, उसमें टेम्परेचर को माइनस में 196 ऐसे होता है टेम्परेचर, बहुत ही लो, तो उसी में रखा जाता है। ठीक, तो तरल नाइट्रोजन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो इसमें होता है फाइब्रियोन प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जो लेडिक कोशिकाएं होती हैं क्या स्रावित करती हैं। तो क्या सीक्रेट करती हैं लेडिक सेल। जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक टेस्टोस्टेरोन ही है जो लेडिक सेल, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन जो होता है उसमें होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि ए। बाकी सब तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिकोसेन, ये सब तो फीमेल में होते हैं। तो लेडिक सेल का काम है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करना। ठीक, अगला प्रश्न है कि मुखी गर्भ निरोधक निम्नांकित में से किस संयोजन का बना होता है। तो देखिए, ये जितने में ग्रोथ हार्मोन दिया है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गए, और बाकी बच गया, इसका सही उत्तर होगा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन दे दिया तो ये भी गलत है, क्योंकि ये फीमेल से रिलेटेड है, ओरल कंट्रासेप्टिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप ऑप्शन में जो हटाने का तरीका है उससे भी करके आप आसानी से बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो। और जो 48वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है, डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे आपको बताने हैं। तो देखिए, ये जो लैंगिंग स्ट्रैंड होते हैं इनका निर्माण डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि लगातार नहीं होता है, असंतत होता है, और छोटे खंडों में होते हैं, शॉर्ट फ्रेगमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ बी एंड सी। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन
ऑकर्स व्हेन, ये सिंपल यहाँ पे बहुत ही आसान पूछा गया है। फ्रेम विस्थापन परिवर्तन कब होता है? तो जब बेस का विलेपन या निवेशन होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 50वां प्रश्न है कि बोवल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो देखिए, हमने देखा था कि अमीनो एसिड बीसी होते हैं और बहुत सारे अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो इसी को हम लोग डीजेनरेसी बोलते हैं। यानी कि एक अमीनो एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड को कोड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेसी। और ये उबल हाइपोथेसिस वही है, उबल परिकल्पना, और ये दिया था क्रिक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिक। अगला प्रश्न है 51वां, जिसमें पूछा गया है कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है? तो इसका जो पतन का कारण है वो है आर्सेनिक कंपाउंड। बहुत ही नुकसानदायक होता है ये आरबीसी के लिए, ठीक है, बहुत ही हाईली पॉइजनस होता है, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक कंपाउंड्स। अगला प्रश्न है कि जल प्रस्फुटन किससे बनता है? तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हाइड्रिला, ट्रैपा, प्लैंक्टोनिक एल्गी, वाटर हाइसिंथ, तो इसका सही उत्तर होगा वाटर हाइसिंथ। ये क्या करती हैं कि ये पानी में जो भी ऑक्सीजन होता है वो खींच लेती हैं, जिससे मछलियां भी बहुत सारी मर जाती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जलकुंभी से। अगला प्रश्न है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि मिट्टी का जो निर्माण होता है किस प्रक्रिया से होता है? तो आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में, ठीक, तो वहां पे बताया गया है बहुत ही अच्छे से चैप्टर में कि जो प्रक्रिया है जिससे कि मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण होता है, वो है पेडोजेनेसिस, यानी कि मृदा जनन। और ये वेदरिंग, जो यानी कि चट्टानों का अपक्षयन जो होता है, उससे ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। और जो 54वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि जलोदभिद की एक विशेषता क्या है? यानी कि आपको जलोदभिद की विशेषता बतलानी है। तो ये जो एरेनकाइमा है, यानी कि इसमें क्या होता है, एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, ठीक, इंटरसेल एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, इसलिए इसमें एरेनकाइमा इनकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरेनकाइमा। अगला प्रश्न है कि फफूंद अंतर कोशिकीय किस में रहते हैं? तो देखिए, दो तरह के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा, और ये जो होते हैं आर्बोस्कुलर, ठीक, तो ये पाए जाते हैं इंडोमाइकोराइजा में। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। जो 56वां प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? यानी कि यहाँ पे आपको बताने हैं जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, मल्टीपल जीनोटाइप, सिंगल जीनोटाइप, मल्टीपल फिनोटाइप, सिंगल फिनोटाइप, यानी कि विभिन्न लक्षण प्रारूप। तो इसका सही उत्तर होगा विभिन्न लक्षण प्रारूप, क्योंकि जो प्लियोट्रोपिक जीन होते हैं उनमें एक ही जीन होता है लेकिन बहुत सारे फिनोटाइप को वो शो करता है, तो इसलिए बहुत सारे लक्षण प्रारूप को शो करता है। तो इसका हो जाएगा विभिन्न लक्षण प्रारूप, यानी कि ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि निम्नांकित में दो जीनों के लिए विषम युग्मयी जीव कैसा होगा? तो यहाँ पे हमें बताना है, तो दो तरह के जीव होते हैं, विषम युग्मजी और समयुग्मजी। तो जो समयुग्मजी होते हैं, जैसा कि नाम से पता है कि दोनों एक तरह के ही होंगे, या तो रिसेसिव या तो डोमिनेंट। तो अगर दो रिसेसिव, यानी कि ये स्मॉल आर, स्मॉल टी, ठीक, तो ये रिसेसिव हो गए। तो यहाँ पे पूछ रहा है विषम युग्मजी, यानी कि एक होना चाहिए कैपिटल और एक स्मॉल, और एक स्मॉल और एक कैपिटल। तो ऐसे ही दो तरह के होने चाहिए। यहाँ पे दो जीन के लिए हमें करने हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, समयुग्मजी है। दूसरा भी वही, और जो तीसरा है इसमें एक है लेकिन दूसरा समयुग्मजी है। तो यहाँ पे ये गलत हो गए तीनों। और जो आखिरी ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आई, यानी कि डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? यानी कि राष्ट्रीय जलीय पशु के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जीके से भी रिलेटेड प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रिवर डॉल्फिन, ठीक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो दो तरह के संरक्षण होते हैं, एक होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू। यहाँ से बस यही समझना है कि इन सीटू का मतलब क्या है और एक्स सीटू का मतलब क्या है। तो जो इन सीटू होता है, यानी कि ऑन साइट, यानी कि जहाँ है वहीं, यानी कि उसके प्राकृतिक वातावरण में, प्राकृतिक इन्वायरमेंट में, नेचुरल सराउंडिंग में। जैसा कि अगर जीवों को हम संरक्षित करते हैं उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में, हैबिटेट में, यानी कि वो जहाँ है वहीं पे उसकी व्यवस्था कीजिए, ठीक है, बढ़िया से। और जो एक्स सीटू है, यानी कि जीवों को हम ला रहे हैं उसके हैबिटेट से ला के हम उसको
आर्टिफिशियल हैबिटेट दे रहे हैं, यानी कि उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हम किसी जगह पे बना के वैसा ही माहौल हम उसको रख रहे हैं। तो ये हो गया एक्स सीटू। तो इन सीटू में बस 4 ही उदाहरण आते हैं, उनको याद रखिए, बाकी एक्स सीटू में सब के सब एक्स सीटू में है। तो इन सीटू में कौन कौन से आते हैं, तो ये हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व, और ये नेशनल पार्क और सेंचुरी, ये और एक सेक्रेड ग्रुप्स, यानी कि जैसे पीपल का पेड़ है तो जहाँ होता है वहीं हमारे लिए पूजनीय होता है, वहीं हम पूजा करते हैं, यानी कि पवित्र जो बोला जाता है सेक्रेड ग्रुप्स। तो ये पीपल का पेड़ हो गया, तो उसको हम जहाँ पे होता है वहीं पे करते हैं, ये नहीं कि पीपल का पेड़ कहीं उग गया तो उसको लाके अपने घर रख लिया और वहां पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी। बाकी सब के सब इन सीटू के हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन इन सीटू के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पे जो बोटेनिकल और जूलॉजिकल गार्डन है ये इन सीटू के अकॉर्डिंग माने अंतर्गत नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है। बहुत ही आसान प्रश्न है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं वो उसको काटते हैं, जिसको हम लोग प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं, इनको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, आणविक कैंची। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 61वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन SCID स्किड के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर है रेट्रोवायरस, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, कौन सा मनुष्यों में अवशेषी अंग है। आपको याद होगा कि ये प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा है, उसी समय हमने बताया था कि जो विजडम टीथ हो गए, जो टेल वर्टिब्रेट हो गए, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये सब क्या है, सब के सब ये वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या है इनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से बताया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि बीटी कटन जीन्स निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करते हैं। किसका प्रतिरोध करते हैं ये आपको बताने हैं। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कीटों से बीमारी, सूक्ष्मकृति तो और जीवाणु रोग जनक को, फफूंद रोग जनक को, तो जो कीटों से बीमारी होती है उनसे ये क्या करते हैं, बचाते हैं, तो रिपेल करते हैं इंसेक्ट पेस्ट से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 64वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन है। तो जो टैग पॉलीमरेज है इसका स्रोत कौन है, तो ये है पूरा नाम थर्मस एक्वेटिकस, यानी कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है उसमें एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर लगता है। ठीक है, तो वहीं पे इसका यूज होता है और ये आता है जिस जीव से, वो है थर्मोफिलिक बैक्टीरियम, यानी कि हाई टेम्परेचर पे रेजिस्ट होने वाली बैक्टीरिया है, वहां से आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो 65वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, और जो सैक्रोमाइसिस दिया हुआ है, ई कोलाई दिया हुआ है, माइकोबैक्टीरियम। तो इसका सही उत्तर होगा ई कोलाई। ठीक। और जो 66वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन, दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर, और तीसरा ह्यूगो ड्यूराइज और लेमार्क। तो ये दो तो नहीं होंगे, बाकी टक्कर है ये हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन में। तो देखिए जब डार्विन ने अपनी 1850 में जो बुक थी उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने इस टर्म को यूज किया था। अगर पूछा जाए किसने इस टर्म को प्रयोग किया था, इस शब्द को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन यहाँ पे कौन दिया था इसका विचार, तो ये होगा डार्विन, क्योंकि जो डार्विन ने बुक लिख दिया था उसके बाद ही जो हर्बर्ट स्पेंसर थे इन्होंने इसको यूज किया था नेचुरल सिलेक्शन से मतलब रिलेट करके। तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन, यानी कि ऑप्शन ए। इसलिए इसको मैंने समझा दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन होता है और बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद या जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, ये हमें बताना है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं राइस, ओट, मेज, ढांचा, तो जो ढांचा है यही सब ग्रीन मैन्यूर और बायो फर्टिलाइजर, खाद्य और जैव उर्वरक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवांकित कीटनाशक यानी कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के बारे में हमें बताना है। तो ये
बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस थ्रंजिएंसिस, बैसिलस पोलीमैक्सा और बैसिलस ब्रेविस। तो बहुत ही आसान है। जो बैसिलस थ्रंजिएंसिस है जिसमें बैक्टीरिया का क्राइजीन पाया जाता है, यही इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, अभी हमने इस प्रश्न को किया भी कि किसके प्रति ये रिपेल करते हैं, तो इंसेक्ट पेस्टिसाइड के प्रति। तो ये उसी से संबंधित ये भी प्रश्न है, मिलता जुलता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटी यानी कि बैसिलस थ्रंजिएंसिस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। तो जो होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज यानी कि जहां से होमोसेपियंस डायरेक्ट आए हुए हैं, यानी कि तो वो है होमो इरेक्टस, यानी कि ऑप्शन सी। आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का, वो ये है कि वाहित मल यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ऑफ वाटर के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है। तो इसमें दो ही स्टेप होते हैं, दो ही कदम है, वो है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन।